चलिए, कल भारतीय बाजार में तो काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। कमजोर ग्लोबल क्यूज के बावजूद जो सेंसेक्स था वो अपने 2 महीने के उच्चतम स्तर पर कल उसने क्लोजिंग दिखाई और निफ्टी भी 10,580 के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो शानदार क्लोजिंग देखी गई मार्केट की तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन आया वो रियल्टी, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ग्लोबल संकेत कैसे है वो देख लेते हैं। एसजीएस निफ्टी से अभी फिलहाल नेगेटिव संकेत है, 50 अंकों के आसपास की कमजोरी एसजीएस निफ्टी में देखने को मिल रही है। और एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर जो संकेत आ रहे हैं इस वक्त मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। निकाई में करीब 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है और बाकी मार्केट्स पर नजर डाले कॉस्पी में करीब 60% की करीब 0.67% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो मिले जुले संकेत हैं एशियाई बाजारों की तरफ से। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के से क्या संकेत मिल रहे हैं ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल मार्केट से आज किस तरह के संकेत हैं? जैसे आपने पॉइंट आउट किया, काफी मिले जुले संकेत हैं। एसजेएस निफ्टी ऐसा जरूर इंडिकेट कर रहा है कि शायद 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हो, लेकिन एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो इतनी जो बायसनेस है वो नेगेटिव नहीं दिखने को मिल रही है। इनफैक्ट निकाई जैसे मार्केट्स को अगर आप देखें तो वहां पे करीब 0.5% के आसपास की मजबूती। और एसजेएस निफ्टी पे अगर आप देखें तो पूजा एक समय करीब 0.5% या उससे ज्यादा की गिरावट थी, तो लोअर लेवल से एसजेएस निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिली है और 10,550 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। कल इनफैक्ट अगर आप देखें जो एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें जो थोड़ी सी राहत देखने को मिली है उसमें 2-3 खबरें हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स है, मजबूत हो रहा है, तो वो एशियन इकोनॉमीज के लिए अच्छा माना जाता है कि अगर उनकी करेंसी वीक होती है डॉलर के सामने तो एक्सपोर्ट्स में मदद मिलती है। दूसरी ओर रूस की जो कंपनी है रसल, जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी यूएस की ओर से, वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो पाबंदियां हैं वो थोड़ी सी टाल दी गई हैं, समय सीमा उसकी बढ़ा दी गई है। जो पाबंदियां की समय सीमा है उसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से आप देखिए कल एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में उसमें करीब 8% के आसपास का गोता देखने को मिला है। सबसे बड़ी उत्पादक है ये एल्यूमिनियम की। जब ये पाबंदी की खबर आई थी तो एल्यूमिनियम में काफी बड़े उछाल देखने को मिले थे, लेकिन कल जैसे ही ये खबर आई कि अक्टूबर तक टल गई है पाबंदियां तो देखिए 8% के आसपास की गिरावट एल्यूमिनियम में देखने को मिले। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेटल कहीं ना कहीं आज एक्शन में रहेंगे कल। लेकिन अमेरिकन मार्केट जो क्लोजिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग थी, मिली जुली क्लोजिंग थी। डाउ देखिए 14 पॉइंट गिरा, लेकिन लगातार चौथे दिन अगर आप देखें डाउ जोन्स में जो गिरावट का दौर है वो देखने को मिला। एक तो जो आईटी पैक है वो काफी प्रेशर में था, फेसबुक देखिए, अमेजॉन देखिए, अल्फाबेट जैसे जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिली। और दूसरी ओर जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ने की चिंता बहुत ज्यादा है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है, जो ब्याज दर है वहां पे वो 2.99% तक पहुंच गई है। अगले हफ्ते ही 1-2 मई को फेड की बैठक होने वाली है, उसमें ब्याज दरें बढ़ने की जो आशंका है वो साफ तौर पे देखने को मिले, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है वो दिसंबर 2014 की ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो ये एक फैक्टर है जिसको यूएस के मार्केट्स डिस्काउंट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स 0.5% के आसपास से गेंस के साथ बंद हुए, लेकिन दिक्कत की बात है क्रूड जो कि 2014 की ऊंचाई। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पीके बसु जी भी जुड़ चुके हैं, चीफ एशियन इकोनॉमिस्ट मैक्वारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय हमें देने के लिए। इस वक्त जैसा कि संदीप भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 10 साल की बॉन्ड यील्ड जनवरी 2014 की ऊंचाई पर इस वक्त पहुंच चुकी है। इसका असर आप करेंसी पर और कितना देख रहे हैं, क्योंकि रुपये में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है, कितना असर आप देख रहे हैं आगे चल के? ओके, चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस वक्त जो क्रूड के हालात है, कच्चे तेल के हालात है, उनकी बात करें तो क्रूड दिसंबर 2014 की ऊंचाई पर इस वक्त पहुंच चुका है, इससे कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बावजूद इसके कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद अगर आप देखिए क्रूड में तेजी आ रही तो यह अपने आप में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। 1 दिसंबर 2014 के बाद देखें तो क्रूड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेंट की बात करें तो जो कीमत है वो करीब $75 के आसपास है और $69 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो नाइमेक्स क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। एक तो अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में जो तनाव है वो बढ़ रहा है, जिससे क्रूड में उछाल देखने को मिला है। और दूसरी ओर कल यूएस में एक स्टोरेज है, तेल भंडार जो है उसमें कमी देखने को मिली, जिस वजह से आप देखिए क्रूड कीमतों में सहारा देखने को मिला है। कल इनफैक्ट अगर आप देखें इंटरडे में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन लो लेवल से रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली कल क्रूड कीमतों में। और अब 1 दिसंबर 2014 की नई ऊंचाई पर क्रूड कीमतें हैं और $75 के आसपास के लेवल्स हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी चिंता है भारत जैसे देशों के लिए। तो शुक्रिया संदीप, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार की तरफ से, लेकिन हमारे साथ फिर से पीके बसु जी जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क जुड़ चुका है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो हम यही आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त अगर यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करें तो जनवरी 2014 के अपने ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसका इम्पैक्ट आप करेंसी पे, रुपये पे कितना देख रहे हैं, क्योंकि रुपये में भी इसकी वजह से काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है?
पीके बसु जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल इस तरीके के संकेत हैं, जैसा कि संदीप भी बता रहे थे कि क्रूड की वजह से आज इंपैक्ट देखने को मिलेगा और एशियाई बाजारों से भी जो संकेत हैं वो मिले जुले निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं। तो एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली बनी हुई है। कैश मार्केट में करीब 260 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। वहीं डीआईआईज की बात करें तो खरीदारी थी, करीब 380 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। एफएनओ मार्केट में नेट बिकवाली ही थी। एफआईआईज की तरफ से करीब 37 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली थी। तो ये थे सोमवार को संस्थागत निवेशक के आंकड़े। घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब बनाते हैं बाजार पर पहली रणनीति अनिल सिंघवी जी के साथ। तो हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए आज कैसा रिएक्ट करेगा? कल तो संकेत कमजोर थे लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया था। आज के लिए बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए? एल्युमिनियम के दाम को देखते हुए 8% की गिरावट कल देखने को मिली है, तो किस तरह का एक्शन रहेगा इन सभी खबरों के चलते? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मैक्रो फैक्टर्स तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कमजोर हो रहा है। यहाँ कच्चा तेल $75 के पार पहुंचा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 3% हो ही चुकी है, समझ लीजिए। फिर कमोडिटीज के दाम थोड़े गिर भी रहे हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत अच्छी खबर तो ग्लोबल मार्केट से है नहीं। लेकिन बात यह है कि एक्सपायरी के हफ्ते में निचले स्तरों से लगातार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही। तो माइक्रो फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं ना, हम हर रोज देखते हैं या हर रोज खरीदारी बिकवाली वाला जो मामला होता है, वो अभी भी मजबूत है, वो कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा है। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप दो बड़े इंडेक्स देखें, निफ्टी अभी भी बहुत मजबूत है। बैंक निफ्टी ने हल्की सी कमजोरी के संकेत पिछले 2-3 सेशन से दिए हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये बाजार, जहाँ एक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली के मूड में है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी भी अपना बिल्कुल वो हाथ जमा कर बैठे हैं कि अभी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी बेचने की। तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक ही चीज है कि थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। 10,500 10,650 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है जिसमें बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और इस रेंज की जिस तरफ बाहर निकले बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी। तो जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, 10,500 पर नजरें जमाई रखनी चाहिए। एशिया की शुरुआत पर नजर रखें, क्योंकि बॉन्ड डील्स को लेकर, कच्चे को लेकर एशिया किस तरह का रिएक्शन देता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बात बैंक निफ्टी में आई है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी के संकेत दे रहा है, क्योंकि 25,000 के पार टिकने में इसको मुश्किल आ रही है। 25,100 25,200 रेंज है बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर सप्लाई आपको आती हुई दिखेगी। तो बैंक शेयर ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल रहेगा, खासतौर से जब करेंसी कमजोर हो, बॉन्ड डील्स हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा मुश्किल मामला है। 24,800 24,850 आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी के लिए, सब मजबूत सपोर्ट के तौर पर। और उस लेवल के नीचे फिर से तो वो न सिर्फ निफ्टी को नीचे ले जाएगा बल्कि 24,500 की तरफ बढ़ भी सकता है। तो अल्टीमेटली नीचे का डायरेक्शन अगर आपको लेना हो तो बैंक निफ्टी पर नजर रखें, मजबूती की तरफ देखना हो तो निफ्टी पर नजर रखें। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए अनिल जी? क्योंकि आज मेटल स्टॉक्स भी एक्शन में रह सकते हैं और रिजल्ट हैवी डे भी है आज। तमाम मिड कैप और भारतीय एयरटेल के भी नतीजे आने वाले हैं, तो सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए आप क्या सुझाएंगे? देखिए, एक तो जैसा आपने शुरुआत में कहा, एल्यूमिनियम के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे और ये शेयर भागे में भी, और थोड़े कह सकते हैं कि तेजी की पोजीशन भी जरूरत से ज्यादा बनी हुई है। हिंडाल्को ने कल ही थोड़े करेक्शन के संकेत दिए थे, तो हिंडाल्को, नेल्को, वेदांता जैसे शेयर और कमजोर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन डिफेंसिव शेयर मुझे लगता है कि सहारा देने के लिए आगे आएंगे। आईटी शेयरों में निचले स्तरों से फिर अच्छी खरीदारी होगी। कल देखिए आईटी शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली हुई, थोड़ा और कमजोर हो जाएंगे तो निचले स्तरों से आईटी शेयरों में खरीदारी आएगी। अल्टीमेटली अब इन शेयरों में पैसा लगेगा। दूसरा, फार्मा, ये तो स्पेस लग रही है जिसने कल सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा संकेत दिया है ऊपर की तरफ आने का। और अगर बाजार कमजोर होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट वाली जो बात होती है कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा इंडेक्स में ताकि ज्यादा गिरे नहीं, तो फार्मा दूसरी स्पेस होगी जो तेजी दिखा सकती है। और एक और चीज है, फार्मा के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर, ऑयल एंड गैस शेयर, ये थोड़े कमजोर हो सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू अनिल जी, सारी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए, आज के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा, थोड़ा कॉशियस यहाँ पर रहने की जरूरत है। लेकिन मार्केट पर और किस तरह का इम्पैक्ट इन तमाम खबरों की वजह से देखने को मिल सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ पीके बसु जी जुड़ चुके हैं, चीफ एशियन इकोनॉमिस्ट। सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही।
सर गुड मॉर्निंग, थैंक्स टम फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि अब यूएस बॉन्ड यील्ड को लेकर जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 3% तक पहुंच चुका है ये यूएस बॉन्ड यील्ड। अब इसका इम्पैक्ट आप आगे और कितना देख रहे हैं करेंसी मार्केट पे, स्पेशली रुपी पे, क्योंकि रुपी भी लगातार कमजोर हो रहा है। हाँ, सिर्फ रुपी नहीं पर सब करेंसीज जी यूएस डॉलर की तुलना में थोड़ा सा धीमी चल रहा है, क्योंकि ये यूएस जो बॉन्ड यील्ड अब 3% के करीब आ चुका है, 2.97 के करीब है अभी। तो इसका आकांक्षा इसकी थी कि कई हफ्तों से there was a fear that yields would eventually rise, और अब हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा it's very clear now that inflation is going to be a bit more of a problem, क्योंकि US ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ले रहा है, और इससे import prices will be higher, particularly from China, और and in China as well. अगर आप देखिए चाइना की इन्फ्लेशन रेट वो अभी it is beginning to rise on a steady basis. तो अब लग रहा है कि the US inflation rate, the higher US inflation rate will force bond yields to go above 3%. I have had this forecast that they would do this for at least the last couple of months, and now we are close to that point. So it says that there's a shift in sentiment about the dollar. The dollar has been was weak all of 2017. Over the last 2 months, it has been stable to with a slightly strengthening bias, but now it is strengthening. So this is quite negative for emerging markets as a whole. It is negative for the rupee. It is negative for all emerging market currencies. जी वासु जी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह अपना समय हमें देने के लिए। तो उन्होंने बताया कि बॉन्ड यील्ड 3% के पार भी जा सकता है, ये उनका कहना है, और उसकी वजह से तमाम करेंसी में कमजोरी बनी हुई है, लेकिन अभी उनका मानना, उनका फोरकास्ट है कि 3% के ऊपर भी बॉन्ड यील्ड जा सकता है। चलिए, ये तो हमने आपको पूरा ग्लोबल मार्केट में इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं ये हमने आपको बताया, और उसका असर भारतीय बाजारों पर किस तरह से देखने को मिल सकता है ये भी हमने आपसे शेयर किया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आज आपको नजर कहाँ रखनी चाहिए। ओवर द वीक कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारी कंपनियों ने अपने नतीजे भी घोषित किए हैं। किस तरीके से रहे नतीजे ये बताने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत बताइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आए हैं कल देर शाम, कैसे रहे नतीजे? बिल्कुल बेहतर नतीजे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के। पहले उसी पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो NPA पिक्चर है वो सुधरती हुई नजर आई है। पहले तो मुनाफे की फिक्र बता दूं, यहाँ पर 2% का इजाफा है, 539 करोड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 518 करोड़ का मुनाफा LIC हाउसिंग पोस्ट करेगी, तो उससे बेहतर फिगर आई है। और ग्रॉस NPA और नेट NPA की फिगर तिमाही दर तिमाही आधार पर घट कर आई है। नेट NPA जो है वो 0.43% हुए हैं, जो 0.49% से घटे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं LIC हाउसिंग पे, स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ सकता है, और कल भी अच्छी खरीदारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे देखने को मिली थी। भारतीय इंफ्राटेल दूसरा नतीजा, जहां पर 1.5% मुनाफा बढ़ा है कंसोलिडेटेड आधार पर, 606 करोड़ ये फिगर पोस्ट करी है कंपनी ने, और कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें भी लगभग 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन यहां पर मार्जिन अगर क्वार्टर बेसिस पे देखें तिमाही दर तिमाही आधार पर, तो वहां पर थोड़ा सा डिप है, 44% से घटकर 43.8%। स्टेबल है, कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं, लेकिन ठीक ठाक नंबर्स भारतीय इंफ्राटेल के भी। थोड़ी देर पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे नतीजों को लेकर, तो आज एक और नतीजा आएगा। भारतीय एयरटेल अपने नतीजे घोषित करेगी, और यहाँ पर हमारा अनुमान है कि आय में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है, करीब 2% की कमजोरी देखने का अनुमान है, और मुनाफे में 64% की कमजोरी का इस बार हम अनुमान कर रहे हैं। तो हल्की कमजोर नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जियो से जो कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार, उसका इम्पैक्ट एयरटेल के नंबर्स पर लगातार देखा जा रहा है। एबिटा में देखिए यहाँ पर भी कमजोरी देखने की उम्मीद है, और जियो की तरफ से जो कंपटीशन मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन्स पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। हमारा अनुमान है कि 37.3% के सामने ये जो मार्जिन का आंकड़ा है ये 34.8% के आसपास देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये थे एयरटेल के मार्च तिमाही का अनुमान आपके लिए, आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस नतीजे पर नजर रहेगी, लेकिन इसके अलावा कौन से खबरों वाले शेयर है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं।
और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे ही खबर लेकर। सुमित हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए खबरों के लिहाज से आज कहाँ नजर रखनी चाहिए? मॉर्निंग पूजा। देखिए खबरें भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं। नंबर्स की आपने बात भी की, चाहे भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स आए हों या फिर LIC हाउसिंग के हैं। इसके अलावा कई मिड कैप कंपनीज के नंबर्स आए हैं। इसमें रिलायंस इंफ्रा है, डेल्टा कॉप है, इनके नंबर्स आए हैं। रिलायंस इंफ्रा का मुनाफा करीब 41 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ आया है। आय 4,973 करोड़ से बढ़ के 5,167 करोड़ रुपए आई है। बहुत अच्छे यहाँ पर नंबर्स नहीं है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, तो एक स्टीप रिएक्शन की उम्मीद है यहाँ ना रखें। लेकिन हाँ, डेल्टा कॉप के नंबर्स अच्छे आए हैं तो डेल्टा कॉप के ऊपर आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। मुनाफा करीब 11.5 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है और आय 108 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ रुपए इस तिमाही में रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो कैसीनो बिजनेस है, ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है, वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो गया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा नंबर है, अच्छा ट्रिगर है। तेजी की उम्मीद आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पर उन्होंने करार किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जो करार है उनकी 3 माइंस के डेवलपमेंट को लेकर, 3 एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर है। राउरकेला, बोकारो और बांगोर, बनपुर, ये ऐसी 3 जगह हैं जहां पर कंपनी डेवलपमेंट करने वाली है। तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नजर रखें, बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है इस खबर के आधार पे। इसके अलावा थॉमस कुक, जहां पर बोर्ड ने रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है और रीस्ट्रक्चरिंग के तहत 4 वर्टिकल्स में बिजनेस को स्प्लिट करेंगे, जिसमें से जो HR बिजनेस है वो क्वेस्कॉप के अंदर जाएगा। एक शेयर स्वैप रेशियो भी इसके बदले में दिया है। थॉमस कुक के ऊपर आप आज खासा ध्यान रखें। इसके अलावा कैपिटल फर्स्ट, जहां पे 26 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है, नंबर्स भी आएंगे। नंबर्स के साथ साथ एक NCDs के जरिए फंड रेजिंग को लेकर कंपनी कुछ कामकाज कर सकती है। तेजी की उम्मीद यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, नंबर्स को शायद बाजार डिस्काउंट करे कैपिटल फर्स्ट के, इसलिए भी आप ध्यान रखें। IDFC मर्जर के बाद यहाँ पर अब अनाउंसमेंट के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए भी ध्यान रखें। इसके अलावा एविएशन स्पेस, हो सकता है थोड़ा प्रेशर रहे एविएशन स्पेस में, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो भागे हैं, लेकिन जेट एयरवेज के लिए एक अच्छी खबर भी है, जहाँ पे एयर मैक्सिको के साथ उन्होंने एक जो कोड शेयरिंग पैक्ट है वो किया है। 1 मई से ये कोड पे शेयरिंग पैक्ट लागू होगा, तो गिरावट की इंटेंसिटी थोड़ी कम शायद जेट एयरवेज में रहे खबर के आधार पर, लेकिन बाकी शेयरों में शायद थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। ऑलराइट, थैंक यू सुमित ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो आज एविएशन स्पेस फोकस में रहेगा, डेल्टा कॉप, सेल, थॉमस कुक, कैपिटल फर्स्ट। नतीजों के अलावा ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो खबरों के लिहाज से आज एक्शन में रहेंगी, फोकस में रहेंगी। लेकिन इन सब के अलावा आज शुगर सेक्टर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर आ रही है कि चीनी के दाम बढ़ सकते हैं और सरकार ने चीनी पर सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है, यानी चीनी खरीदने पर कंज्यूमर को अधिक पैसे चुकाने होंगे। और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक चीनी सेस का इस्तेमाल गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में किया जाएगा। अभी गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है और फूड मिनिस्टर के मुताबिक सरकार सेस से मिली रकम चीनी मिलों को देगी, जिससे वो गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे और चीनी मिलों को ये सब्सिडी उनके कुल चीनी उत्पादन के आधार पर ही मिलेगी। इसके साथ ही चीनी मिलों को राहत देने के लिए फूड मिनिस्टर ने इथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% का करने का प्रस्ताव भी रखा है। तो इन तमाम खबरों की वजह से आज शुगर सेक्टर पर भी आपको फोकस रखना है। इन शेयरों में आज कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के जो नतीजा निकला उसमें तो एक तो है कि कहते हैं कि प्रोडक्शन सब्सिडी का है, दूसरा क्या कहते हैं कि है शुगर सेस का, और तीसरा है कि जो इथेनॉल है उस पर जो GST जो है वो अभी 18% है, उसको घटा करके जो है कम किया जाए, 5% जो भी हो कम किया जाए। इसी डिसाइड अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ। जो मानते हैं कि कुल मिलाकर के एक जो है सजेशंस क्या कहते हैं जो आए। और ISMA यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा का कहना है कि सरकार के इस कदम से इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और GST जो 18% से घटाकर 5% कर दी गई है वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, राहत तो अच्छी खासी होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री की 100% सॉल्व हो जाएगी। पहला कदम भारत सरकार उठाएगा, पहला पॉजिटिव कदम उठाएगा इन लास्ट 6 मंथ आई वुड से रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नंबर 1, अगर प्रोडक्शन सब्सिडी 2 साल पहले जैसे उन्होंने दिया था 4.5 रुपया प्रति क्विंटल ऑफ शुगर केन, इस बार थोड़ा ज्यादा देना होगा क्योंकि लॉसेज ज्यादा है। नंबर 2, अगर चलिए तो
ये था आज शुगर सेक्टर इस वजह से फोकस में रह सकता है और अविनाश वर्मा जी का भी कहना था कि इंडस्ट्री को इस खबर की वजह से काफी सारा बूस्ट भी मिलेगा। लेकिन आज के मार्केट पर एक और रणनीति बनाने के लिए और ज्यादा राय देने के लिए हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ चुके हैं LKP सिक्योरिटीज से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुबह से अपना समय देने के लिए। और आप बताइए, आज ग्लोबल संकेत तो कमजोर है, मिले जुले हैं इनफैक्ट, किस तरह से देख रहे हैं आप मार्केट को? मार्केट में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक यहाँ पर मैं एक बार बाउंस के लिए प्ले करना चाहूंगा। कल भी हम लोग ने देखा था कि एक बार हम लोग कैप डाउन होने के बाद में काफी अच्छा सेशन हम लोग को देखने को मिला बाउंस के लिए। तो आई थिंक स्टिल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी मैं यूज करना चाहूंगा। यहाँ पर 10,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, तो वहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ एक इमीडिएट जो हर्डल बना हुआ है वो 610 620 के करीब बना हुआ है, तो मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। तो 620 के टारगेट के लिए 10,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमको ट्रेड करना है। और स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर मुझे सिप्ला काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा प्राइस प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग को स्टॉक के अंदर कल देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बार बाइंग बेट हो सकता है। टारगेट इमीडिएट 610 से 614 के बीच में हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 590 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा मेरा पिक रहेगा सिमेंस। इसमें एक मुझे लग रहा है कि नियर टर्म बॉटम आई थिंक फॉर्म हो चुका है, तो एक बार बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले करके चल सकते हैं। टारगेट इमीडिएट होगा इंट्राडे के लिए 1115 का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1075 का। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रोहित, ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो सीमेंस और सिप्ला ये दो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको आज कमाई के मौके रोहित सुझा रहे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें तो वे टू वेल्थ ने एल्केम लैब्स में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है 1950 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। और दूसरे कॉल में इन्होंने कजारिया सेरेमिक्स में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 580 के लेवल्स देखने की उम्मीद है इस शेयर में। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें तो चॉइस ब्रोकिंग, यहां पर भी इन्होंने सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी है। एजिस लॉजिस्टिक्स 320 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले कॉल में इन्होंने इप्का लैब, आज फार्मा स्टॉक्स में काफी ज्यादा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। थोड़ी देर पहले सिप्ला में खरीदारी करने की राय थी एल्केम लैब्स, और अब इप्का लैब्स, यहां पर भी खरीदारी करने की राय 755 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज ने इंटेलेक्ट डिजाइन और स्टरलाइट टेक में भी खरीदारी करने की राय दी है। जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स है लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, तो आप वहां पर खरीदारी के मौके आज के लिए आपके लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं कमोडिटी बाजार की। यहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है ये हम आपको बता देते हैं। क्रूड पर राजीव कपूर, हेड कमोडिटी ट्रस्ट लाइन, ने अपनी कॉल्स हमारे साथ शेयर की हैं और इनका मानना है क्रूड पे आप खरीदारी कर सकते हैं 4630 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 4520 का। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आज ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं और इनका मानना है कि 3100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 31460 का। लेकिन चलिए अब इसके अलावा तमाम ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां है ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां है, कहां फोकस रखें आज? शुक्रिया पूजा। पहले तो आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे नजर रखनी होगी। एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ICICI प्रूडेंशियल और उसके साथ साथ SBI लाइफ, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने टॉप पिक्स बताए हैं। HDFC लाइफ के वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ICICI प्रू की आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने कायम रखी है। टारगेट प्राइस थोड़ा सा कम किया है, 510 रुपये था पहले, उसे घटाकर 495 रुपये किया है। लेकिन SBI लाइफ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। SBI लाइफ के लिए जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो 716 रुपये के हैं और HDFC लाइफ, जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन महंगे हैं, 496 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है जो कि मौजूदा सर के आसपास ही है। इन्फोसिस की कल एनालिस्ट मीट थी पूजा, उसके बाद ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं। एक तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग उन्होंने कायम रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 1340 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है 1187 के मुकाबले। और मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रेटिंग दी है और 1330 रुपये का टारगेट प्राइस है। आखिर में चोलामंडलम फाइनेंस, इस पे नजर रखी, कल मार्केट आज के दौरान नंबर आए थे, नंबर अच्छे थे और यहाँ पे एम्बिट ने बाय रेटिंग तो बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 1945 रुपये का टारगेट प्राइस कर दिया है, पहले ये 1722 रुपये का था।